Welcome to Zan Khan Live, where everything is discussed and nothing is censored. Today's topic is Afghanistan का future और उसके geopolitical implications. हमारे पहले guest हमें कराची से join कर रहे हैं, एक senior पाकिस्तानी geopolitical and political expert, Captain Adeep Safwi. Welcome to our show, Captain Safwi. आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. Thank you very much for inviting me. Always a pleasure to talk to you. हमारे दूसरे गेस्ट हम इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, एक सीनियर जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड आल्सो अ सीनियर एक्सपर्ट ऑन बलूचिस्तान फॉर टैक्टिकल टॉक नेटवर्क, कर्नल इशफाक मिन्हास. वेलकम टू आवर शो कर्नल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. Zen, thank you. It is an honor to be with you. पहले सवाल की तरफ चलते हैं. कर्नल साहब, आपसे पूछते हैं, ये जो करंट सेटअप है इस वक्त तालिबान का, हमें महसूस हो रहा है जो अफगानिस्तान में है वो ऑल तालिबान है. तो आपको लग रहा है कि जो फ्यूचर हुकूमत उनकी आने वाली है वो जरा इंक्लूसिव होगी, जो बार बार अमेरिका भी टर्म इस्तेमाल कर रहा है, पिछले दिनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस्तेमाल की, और कुछ दीगर ताकतें ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, इंक्लूसिव इंक्लूसिव इंक्लूसिव. तो आपको नजर आ रहा है कि जो जरा थोड़ा सा सोलिडिफाई हो रहा है सेटअप अफगानिस्तान में, ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो फ्यूचर गवर्नमेंट है आपको लग रहा है कि वो इंक्लूसिव होगी थोड़ा सा, कि तालिबान ही होंगे हर जगह पे? मेरे ख्याल में तो तालिबान ही होंगे हर जगह पे, लेकिन क्योंकि दुनिया को एक साथ उन्होंने चलना है तो वो बराए नाम रिप्रेजेंटेशन देंगे. बाकी जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको भी मतलब जो इतनी स्ट्रांग नहीं है वजारतें, उनकी पोर्टफोलियोज जो इतने स्ट्रांग नहीं है, वो शायद उनको दें. लेकिन ये इस तरीके से एक्सपेक्ट करना कि अपने दुश्मनों को बीच में वो शामिल करेंगे जिनके खिलाफ वो लड़ते रहे हैं, या वो अमेरिकन के साथ या नेटो के साथ मिलकर उनके साथ तालिबान के साथ लड़ते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे, ये एक्सपेक्ट करना कि जो अभी तालिबान की हुकूमत आई है तो वो अपने उन लोगों को जो उनके खिलाफ लड़ते रहे उनको वो साथ में लाएंगे. नॉर्दर्न अलायंस ने तो बिल्कुल माफी नहीं दी थी, तालिबान को तो माफी नहीं दी थी उन्होंने. जबकि तालिबान ने जब अपना काबुल टेक ओवर किया तो उसके बाद उन्होंने आम माफी का ऐलान किया. तो जब आम माफी का उन्होंने ऐलान कर दिया तो उसमें तो कोई ऐसी बात उन्होंने की नहीं है. इट इज अनलाइक, this is unlike from Taliban and this thing has not happened in any other country. आप देख लें कि जहां पे भी कोई होता है, ये नहीं होता कि जो एक स्ट्रगल हुई है, कोई रजीम चेंज होती है, हाँ रजीम जब कोई चेंज होता है तो वो जो अपने मुखालफिन है उनको साथ नहीं मिलाते हैं. और ये मतलब हिस्टोरिकली भी आप देख लें, किसी जगह पे भी ऐसा नहीं हुआ, स्वाय मेरे ख्याल में एक अफ्रीका में जब अफ्रीका की जो अपराइजिंग हुई थी उसमें वो एक हुआ. इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी ऐसी कोई हुई है कि जहां पे उन्होंने अपने जो उनके खिलाफ लोग जिनके खिलाफ वो जद्दोजहद कर रहे थे उनको साथ मिलाया. क्योंकि तालिबान इस वक्त एक एक्सेप्टेबिलिटी के मोड में है, वो दुनिया की सारी अच्छी बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दुनिया उनको रिकग्नाइज करे. और मेरे ख्याल में वो, जिस तरह मैंने पहले कहा कि टोकन रिप्रेजेंटेशन उनकी हो जाएगी, जो नॉर्दर्न अलायंस वाले लोग हैं जो तालिबान के आइडियाज के साथ हैं, जो तालिबान की सोच के साथ हैं. ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल 180 डिग्री सोच जिनकी मुखालफत में है तालिबान के, उनके साथ बैठ के कोई वो ऐसी बातचीत कर लें. कैप्टन सफी, इंडिया को इस वक्त बहुत इश्यूज हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा शोर भी मचा रहे हैं अफगानिस्तान में जो इस वक्त सेटअप आ रहा है तालिबान का, उसके खिलाफ. इसके पीछे क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है? जी बहुत शुक्रिया. एक जुमला दो कहूंगा जो पहले सवाल के हवाले से. ऑल इंक्लूसिव इज द मोस्ट एब्सर्ड डिमांड बाय एनीबॉडी, बी इट अमेरिका, बी इट पाकिस्तान, बिकॉज अभी कुछ दिहाई सम डेकेड्स अगो अमेरिकन ने ब्लैक्स को मौका दिया वोट डालने का. उस वक्त ऑल इंक्लूसिव ख्याल नहीं आया था. किस मुल्क में ऑल इंक्लूसिव हुकूमत है जो इनको इतनी तकलीफ हो रही है? So let's be talking from the principal point of view. There is no justification. They have been victorious. They have the right to form the government. They have the right to run the government and they will run the government as per the Islamic injunctions. उनको तकलीफ इस बात की है कि if this political Islamic state which has come into being, ये successfully demonstrate कर देती है मैनेजमेंट और सारा जो
बैंकिंग निज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन सारा इस्लामी तौर तरीके के जैसा कि उन्होंने कहा है, तो इट विल नॉट ओनली क्रिएट प्रेशर फॉर द अमेरिकन एंड अदर वेस्ट, हमारे जो मुसलमान मुमलिकत हैं खासतौर पे सऊदी अरेबिया, उनके लिए भी मुश्किल पैदा होगी. वी आर ऑल कंसर्न अबाउट इट. सो दिस इज नॉट अ वेरी इनोसेंट डिमांड की ऑल इंक्लूसिव. हैविंग सेड दैट, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये कहती है उनके गवर्नमेंट में ताजिक्स भी हैं, उज़्बेक्स भी हैं, और जिनको नॉमिनेट किया है वो बिल्कुल जो भी, जैसा कि अभी कर्नल साहब ने कहा, तमाम उनके हम ख्याल है या नजदीक चल रहे हैं. सो इसलिए दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. नाउ इंडिया को क्या तकलीफ है? इंडिया को सबसे पहले तकलीफ ये है कि दे हैव लॉस्ट अ वेरी बिग बेस, जहां से वो हमारे खिलाफ टेररिज्म का पूरा नेटवर्क चला रहे थे. सो नाउ दैट Afghanistan is not in their control, they were operating under the shield of the CIA, RDS and RAW मिल के ये हमारे खिलाफ डिस्टेबलाइजेशन कर रहे थे, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, हमारे खिलाफ सारी चीजें करी. सो उनके लिए द बिगेस्ट लूजर इन द होल सेटअप इस वजह से अमेरिका के तो है ही है, लेकिन आई थिंक इट्स इंडिया हु हैज बीन टोटली वैंक्विश्ड फ्रॉम दैट प्लेस, और इसलिए उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है. कर्नल साहब, आपको जिस तरह अभी कैप्टन सफ़ी ने फरमाया कि इंडिया ने इतनी बड़ी बेस लूज की है अफगानिस्तान में, आपको लग रहा है कि हमें फ्रिक्शन या तलखी नजर आएगी इन द फ्यूचर अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान? वो तो जैन डे वन से ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. क्योंकि जिस वक्त तक बल्कि तालिबान ने जब काबुल पे कब्जा भी कर लिया, तो उसके बाद भी आप देखें कि वो तो उसी के साथ थे, अशरफ गनी की बातें कर रहे थे. उससे पहले भी अशरफ गनी, जब सारी दुनिया को पता था कि तालिबान इज गोइंग टू टेक ओवर काबुल विद इन अ कपल ऑफ वीक्स और विद इन फ्यू डेज, तो जो इंडियन से वो तो अशरफ गनी को ही उन्होंने हीरो बनाया हुआ था कि अशरफ गनी के साथ. और फिर जब अशरफ गनी वाला नहीं हुआ, अशरफ गनी वहां से फरार हो गया मुल्क से, तो उसके बाद उन्होंने पंजशेर वैली से अहमद शाह मसूद के जो फैमिली है उससे उन्होंने अपनी, अमर साले से और अहमद शाह मसूद के बेटे से अपनी उम्मीदें लगा ली, और उनको हर जगह पे उन्होंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, और इस तरीके से कहा कि जिस तरीके से वो जो है इनकलाब, सबसे बड़े जो इनकलाबी हैं तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले वही हैं. लेकिन ये भी उनकी जो असेसमेंट थी, ये भी उनकी बिल्कुल गलत साबित हुई. और जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आप देंगे तो अफगानिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, बेशक जो मर्जी तालिबान होते या कोई और भी होता, अगर ये इस तरह की वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं तो उन्होंने रिटेलिएट करना था. और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, बिल्कुल राइटली उसने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि हमारे इंटरनल मामलात में ये दखल दे रहे हैं इंडियंस, और अगर ये इसी तरह से करेंगे तो ये बिल्कुल हालात वो चल नहीं सकते. फ्रिक्शन डे वन से फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन की वजह क्या है? 20 साल पहले इंडिया में अफगानिस्तान नहीं था. अफगानिस्तान में इंडिया की कोई वो उस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं थी जब तालिबान की प्रीवियस गवर्नमेंट थी. फिर ये जो 20 साल अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे इन्होंने वहां पे 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की कि वहां पे गुडविल बनाए, पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्सुलेट्स अपनी उन्होंने ऐसी जगहों पे बनाई जहां पे जरूरत नहीं थी कि वहां से ऑपरेटिव्स जो हैं वो लॉन्च करें. तो ये सब कुछ करने के बावजूद अभी जिस वक्त उसका कोई इनको फल खाने का मौका, इनकी उम्मीद थी कि शायद ये फल भी उससे खाएंगे, पाकिस्तान की अटेंशन 2 फ्रंट्स पे डाइवर्ट होगी, ईस्ट और वेस्ट पे, तो वो इनकी जो सोच थी या इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो फेल होगी. तो वो 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी गई, और वहां पे जब अफगानिस्तान पे तालिबान ने काबुल पे कब्जा करना था, उससे 2 दिन या 4 दिन पहले जहाज भर के ये इनकी निकल के वहां से भाग गए. अगर इनकी इतनी हमदर्दी होती तो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट तो खुला रहा है. पाकिस्तान को क्यों खुला रहा है? पाकिस्तान का सफारखाना वहां पे खुला रहा है, इसलिए खुला रहा है कि पाकिस्तान को कोई खतरे वाली बात नहीं थी. जिनको खतरा था वही भागे, जिन्होंने अफगानिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ माजी में जो हरकतें की हैं उसी की वजह से वो भागे. अगर उन्होंने अफगानिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ ना किया होता, जिस तरह वो कहते हैं हमने इतनी इन्वेस्टमेंट भी किया, हमने डैम भी बनाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए, तो फिर उनको किस चीज का खतरा था? फिर वहीं पे रुके रहते. फिर क्यों भागे वहां से? मतलब वो दुम दबा के भागने वाली बात उन्होंने की है. तो इस तरह की जब बातचीत करेंगे तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली है. जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पंजशेर में पाकिस्तानी आर्मी वाले जो हैं वो जाके लड़े हैं उनके साथ, वरना
तालिबान कैप्चर नहीं कर सकते। भाई पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तालिबान को लड़ने के लिए, वो 20 साल से बैटल हार्डेंड सोल्जर्स हैं, उनको जरूरत नहीं है हमारी के पाकिस्तान की बैसाखियों के ऊपर वो आके पंजशेर वैली पे कब्जा करें। उन्होंने अगर काबुल पे भी कब्जा किया तो पाकिस्तान की मदद के बगैर इंडिपेंडेंट उन्होंने कब्जा किया। कैप्टन सफी, यही इसी बात को आगे लेके चलते हैं, एंड यू एक्चुअली वर सेइंग दिस इन अनदर शो, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको जरा फर्दर एक्सप्लेन करें। ये बड़ा खूबसूरत एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। पाकिस्तान ने क्या तालिबान को सपोर्ट किया? देखिए, वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन और इसको बड़ा समझने की जरूरत है। पाकिस्तान along with other Muslim countries 1.5 billion across the world जो थे, जब अमेरिका ने पिछली इनकी हुकूमत के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाया जनरल असेंबली से, एवरीबडी सपोर्टेड दैट कि हाँ ये इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करने चाहिए, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, एवरीबडी इंक्लूडेड। सो कीप दैट थिंग इन माइंड कि अमेरिकन की जो इन्वेजन या जो अटैक था, it had the support of the all the Islamic countries. Okay. Now, having gone down the line 20 years, चलता रहा, इस दौरान we were the frontline state, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा, Americans have been in and out so far as Pakistan is concerned, और हमने इसकी बड़ी कीमत अदा की है। पहले ये इन्होंने मुजाहिदीन रेज किए, पाकिस्तान ने उनको ट्रेन किया, फिर वो मुजाहिदीन जो थे वो तालिबान बन गए, उनके टेररिस्ट बन गए, वो यहाँ से अमेरिका चला गया, एंड वी बिकेम द विक्टिम ऑफ देयर रैथ, और सारा खमियाजा हमने भुगता। अब जबकि दोबारा उन्होंने कामयाबी हासिल की है, लेट मी श्योर यू विद माय इंफॉर्मेशन देयर हैज बीन नो मिलिट्री इनपुट और एनी काइंड ऑफ फिजिकल support to Taliban from Pakistan in recovering Afghanistan and in recovering Kabul. They have done on their own, पूरा उनका एक सेटअप था, उन्होंने एक डिफरेंट स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, और जो मेरे इंफॉर्मेशन बताती है, which are from very much inside the setup, कि उनका एक बड़ा चीज समझने की है, they are simply devout Muslims. They totally believe कि कुरान शरीफ में जो लिखा है वो अल्लाह ताला का फरमान है, and we have to do it, and there is no two ways about it. एक छोटी सी मिसाल दूं आपको कि जो लीडरशिप की बात की, अभी बीच में एक अफवाह उड़ा दी गई कि जी आपस में कोई नाचाकी हो गई है और मुल्ला ब्रदर को वहां से निकाल दिया और यूं हुआ वगैरह। दैट इज ऑल रबिश। मुल्ला ब्रदर वाज नॉट इन द मिड्स ऑफ द फाइट, ही वाज स्टेशन्ड इन कतर, और सारी नेगोशिएशन वो वहां पर उनकी चल रही थी। सो व्हेन इट केम डाउन टू द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, प्लीज नोट दिस थिंग, वो आए, वहां से आने के बाद मुलाकात की जो प्रेजेंट आपके जो लीडरशिप है वो लोगों की उमंगों और ये जो भी इनके 60-65,000 लोग थे, ये उनकी सपोर्ट से बनी, नंबर एक। नंबर टू, वहां पर ये एक रिटन लॉ है दैट इफ यू डिजायर सम पोर्टफोलियो यू बिकम इनएलिजिबल, बल्कि जिनको पोर्टफोलियोज मिले हैं उनको डर इस चीज का है कि अगर हमने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा नहीं कर पाए तो अल्लाह ताला को हम क्या मुंह दिखाएंगे। सो दे आर रिलक्टेंट टू टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी। सो दैट इज द स्पिरिट दैट इज प्रिवेलिंग इन दैट होल सेटअप। तो ये जो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट और ये सब कर रहे हैं, दिस ऑल रबिश। ये दे आर टोटली कमिटेड टू द इस्लामिक इंजंक्शन, और जो मदीना की रियासत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट की थी, उन्हीं के लाइन्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के लाइन्स पे चलेंगे। जो भी मिनिस्टर्स बने हैं, इन्होंने बादिल नाखास्ता ये जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि अगर हम इसमें फेल हो गए तो मैं अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा। दैट हैज बीन द ड्राइविंग फोर्स। तो इसलिए अब पंजशेर वैली पे आ जाइए। पहले मुल्ला की बात को आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, आपकी आवाज कट गई थी। मुल्ला ब्रादर के बारे में आप क्या कह रहे थे? वो जो आपने कहा था कि वो कतर में थे, तो फिर उसके बाद बात वो थोड़ा सा वो पॉइंट। मुल्ला ब्रादर साहब जब तशरीफ लाए वापस टेक ओवर करने के बाद, तो जो इनकी जिरगा की या जो भी इनकी सीनियर लीडरशिप है उनकी मीटिंग हुई, और उसमें इन्होंने उनको कहा कि सर यू आर मोर eligible to become the leader because you have been fighting and you have been in the midst of the entire operation. मैं तो बाहर बैठा रहा हूँ और वहां से ये सारी चीजें की है, इसलिए मैं आपके हाथ में बैठ करता हूँ। और उसके बाद वो वहां से कंधार चले गए। इसको यहाँ पर मिलिट्री में ये रंग दिया गया कि जी वो लड़ाई हो गई और ये हो गया, वो इंजर हो गए,
गोली चली है, सब ऑल फेक, नथिंग ट्रू। असलियत ये है। तो इसलिए जो स्पिरिट इस वक्त है, जो मिनिस्टर्स बने हैं, उन्होंने भी बड़े खौफ से ये जिम्मेदारी संभाली है। जैसे कि हजरत उमर के जमाने में कहा जाता था कि अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी मर गया भूखा तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो वो स्पिरिट है इस वक्त वहां पर, और उसी स्पिरिट से काम हो रहा है। और ये खैफ इसी बात की है कि पंजशेर वैली में भी पाकिस्तान की फौज का कोई अमल दखल नहीं था। अमेरिकन ने जाते जाते एक फितना छोड़ गए थे। एक सारे उनके कोई 8-9 हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स और मिल असला जमा कर गए थे कि यहाँ से सीआईए जो है वो अपराइजिंग क्रिएट करेगा। और इसलिए साफ है, दे विल कंटिन्यू टू वर्क एंड क्रिएट दैट काइंड ऑफ इस्लामिक स्टेट, जिसका तस्वर हम लोग के अभी जहनों में क्लियर भी नहीं है। लोग कहते ऑल इंक्लूसिव की जरूरत ही कोई नहीं है। दे आर ऑल वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी कमिटेड पीपल। अच्छा, ये कैप्टन सफी ने वैसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि बेसिकली पंजशेर वैली में बाय डिज़ाइन एक एंटिटी घुसेड़ी गई थी ताकि वहाँ से डिसयूनिटी ही रहती अफगानिस्तान में, एंड वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती इन द फ्यूचर। दैट इज़ अ वेरी ये आई नेवर लुक्ड एट इन दैट वे। कर्नल साहब, चाइना चाह रहा है कि वो सी पैक को कनेक्ट करे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, जो बेसिकली उसका जो BRI का जो पूरा जो नक्शा है, वो चाह रहा है कि अफगानिस्तान से रोड जाए और सेंट्रल एशियन स्टेट्स को कनेक्ट करे सी पैक से, और फिर वो एक बड़ा प्रोजेक्ट, वही जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको सेंट्रल एशिया में लेके जाए। क्या आपको लगता है कि जो तालिबान का जो सेटअप है वो इस पूरे जो BRI का प्रोजेक्ट है, सी पैक को सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो है जो मिलाना चाह रहे हैं, इसको असिस्ट करेगा? जैन बिल्कुल, तालिबान जो है वो इसके हक में है कि ये BRI प्रोजेक्ट जो है ये वहां पे एक्सटेंड हो, लेकिन उसके लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि वहां पे अमन भी हो। और वहां मतलब अफगानिस्तान के अमन को तबाह करने का इनडायरेक्ट जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि अफगानिस्तान में अमन ना हो, इन फाइटिंग रहे, वो इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं BRI को भी, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक जाना है, कि जब इन फाइटिंग होगी तो फिर वो रूट भी सेफ नहीं होगा। तो जब रूट सेफ नहीं होगा तो फिर BRI कामयाब नहीं होगा। हालांकि तालिबान चाहते हैं कि बिल्कुल वो अच्छे तरीके से हो, लेकिन तालिबान के चाहना एक बात है, अफगानिस्तान में अमन होना सबसे बड़ी बात है कि अमन होगा तो ये BRI प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में कामयाब होगा। अगर अमन नहीं होगा तो ये बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। और कुछ ताकतें चाहती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में जब बन रहा था तो कुछ ताकतें पाकिस्तान में भी चाह रही थी कि ये ना बने, और इसमें अभी तक आप देख रहे हैं कि इसको सबोटाज करने की कोशिश हो रही। तो सिमिलर इसी तरह की चीजें हम अफगानिस्तान में भी देखेंगे। लेकिन आई एम होपफुल कि तालिबान जो है वो इसको ओवर पावर कर लेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है इसके खिलाफ। और अगर उन्होंने थोड़ा सा मेच्योरली प्ले किया तो ये इट विल ब्रिंग डिविडेंड्स फॉर अफगानिस्तान आल्सो, कि अफगानिस्तान के जो अनटैप्ड मिनरल रिसोर्सेज हैं, BRI will provide a gateway to them, to these minerals extraction। तो ये अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए इसको तालिबान ने वेलकम किया है कि हम इस प्रोजेक्ट को वेलकम करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट के बीच में उसको भी उन्होंने वेलकम किया। कैप्टन सफी, रूस जो है वो बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है तालिबान को लेके। अगर आप उसके फॉरेन मिनिस्टर के भी बयानात सुने, आप उनकी जो मीडिया है उसको, उसकी भी सुर्खियां देखें, अगर चीन और रूस एक्सेप्ट कर लेता है तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान में, विल इट गिव दैट गवर्नमेंट एनी क्रेडिबिलिटी? ये बहुत सही बात की आपने। बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये तमाम जो गेम प्लान अभी चल रहा है। एक बात मैं और पहले कह दूं, जो कर्नल साहब ने कहा कुछ लोग अमन तबाह करना चाह रहे हैं, लेट्स बी वेरी क्लियर, कुछ लोग नहीं है, वो सिर्फ CIA और रॉ वाले हैं। दे स्टिल हैव देयर स्लीपर सेल्स देयर, दे स्टिल वांट समथिंग टू कम आउट। NDS खत्म हो गई है किसी हद तक, लेकिन स्लीपर सेल्स कायम है। और अमेरिका मरते दम तक, ये मेरा बिलीफ है, till the last ditch effort, America or RAW will try to create
all kinds of problem and disturbance कि ये वहाँ पर अमन कायम ना हो. न सिर्फ ये कि ना अमन कायम हो, but let me give you another thing, a different angle. Now they want this destabilization and turmoil to shift to Pakistan. क्योंकि आपको याद होगा एक प्रोग्राम पहले मैंने आपके साथ किया था कि उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर अफगानिस्तान में इनका आने का मकसद क्या था. देयर 3 मेजर रीजंस, जिसमें नंबर 1 था प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल. और प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट अस. हम लोग की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो मिसाइल रेंजेस हमारे हैं, उसके खिलाफ यहाँ बैठ के इसको मॉनिटर किया जाए. कंटेन चाइना वाज द सेकंड पार्ट. लुक ओवर द शोल्डर्स ऑफ रशिया. ये पूरा इस एरिया को कर रहे थे. तो अब जब यहाँ से निकल गए, द थ्रेट ऑफ पाकिस्तान स्टिल एग्जिस्ट, and until and unless Pakistan is denuclearized, Americans will continue to create that kind of situation. और यहाँ से 10 साल पहले अमेरिकन का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है मिस्टर वेब्स्टर, उसने कहा था, उसकी वीडियो भी लगी हुई होगी, आप देखेंगे यूट्यूब पर, कि the aim is to destroy Pakistan and export the civil war into Afghanistan from into Pakistan. तो ये पस मंजर जहन में रहे ताकि फिर जो हमारे आगे एक्शन है उनको सही तरीके से बताइए उनके. Our government has some very serious challenges ahead. Not only कि उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो स्टेबलाइज हो जाए और रूस रिकॉग्नाइज. ऑफ कोर्स, आंसर योर क्वेश्चन, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, कतर, ये सब मिल के ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. एंड आई कैन अश्योर यू कि जब भी डिसीजन होगा, इट विल बी यूनानिमस डिसीजन. एंड दैट इज अगेन उनके लिए बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक है अमेरिका के लिए कि इतनी बड़ी बड़ी मुमलिकतें अगर 35% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती तो लेजिटिमेसी तो आ जाएगी. सो दैट इज देयर. सो बट दे वांट, उससे पहले हम वो हालात क्रिएट ही ना होने दें, वो चीज हम इनको स्टेबलाइज ही ना होने दें जहाँ गवर्नमेंट जो है, दुनिया जो है वो इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए सोचे. सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट इज गोइंग ऑन. एंड पाकिस्तान हैज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क अहेड. एंड मेरा अपना जाती राय ये है, if I was the PM, I would do the first thing is recognize this present government. We should not be scared. We should not be apologetic. We should forget appeasement of America. हमने लड़ाई नहीं करनी अमेरिका के साथ, लेकिन अपीसमेंट की पॉलिसी खत्म कर दें. लेकिन वो भी मुश्किल है. हमारे पास जो जले हुए कारतूस जो एडवाइजर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द, वो अभी भी उधर ही झुके हुए हैं कि भाई नहीं सर ये नहीं करना, सर ऐसे हो जाएगा, सर वैसे हो जाएगा. अमेरिका इज नो मोर योर फ्रेंड, वॉज नेवर योर फ्रेंड. So we must be very clear. जो नया ब्लॉक बन रहा है, आपने रूस का जिक्र किया, रूस will recognize, China will recognize, and we must join them and create this new block जिसके तहत हम we can operate peacefully. वो BRI भी चलेगा, CPEC भी चलेगा, and Afghanistan will become part of the CPEC. कैप्टन साहब, आपसे ये वाला सवाल भी मैं करना चाहता हूँ. कुछ एनालिस्ट से कहते हैं कि अफगान तालिबान को जब पावर मिली अफगानिस्तान में, तो उससे इनडायरेक्टली पावर मिलेगी टीटीपी को पाकिस्तान में, क्योंकि कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि इनके जो है ना सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं एक दूसरे के लिए. तो आपको क्या लगता है कि इज इट बैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान? हाउ डू यू परसीव दिस एनालिसिस कि अफगान तालिबान की वजह से टीटीपी भी ये भी एक र्यूमर मॉन्गरिंग का एक तरीका है. टीटीपी हैज गॉट नथिंग टू डू विद अफगान तालिबान. टीटीपी इज टोटली क्रिएशन ऑफ सीआईए, और सीआईए को ही नहीं उनको फट गया. और जो भी हमने खमियाजा भुगता है यहाँ हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो सीआईए ने करवाई है. लेट्स बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड. देयर इज नो, आई मीन वंस आई से कि अफगान तालिबान की, जिसको मैं इस्लामिक एमिरेट्स की बात करें, वो दे आर डिवोट मुस्लिम्स. तो इस्लाम में कहीं भी इस किस्म की टेररिज्म की इजाजत नहीं है. दे आर डिवोट मुस्लिम, दे विल नेवर डू दिस थिंग. नहीं आईएस बनाई, दाइश बनाई, अलकायदा बनाई, ये सारी चीजें सब इन्हीं की शैतानी अमल का नतीजा है. एंड दे कंटिन्यू टू डू सो टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इंप्रेशन. टीटीपी हैज गॉट नो लिंकेज विद अफगान तालिबान. और मैं समझता हूँ कि वी शुड अगेन इन आवर ओन कंट्री, इस मुझे याद आ गया, ये जो हमने अभी तक पाला हुआ है लाल मस्जिद में, दोबारा वो जो ये दोबारा हमारे लिए एक फितना बन रहा है. वी मस्ट टेक एक्शन. आई एम वेरी एलर्जिक टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इनकी शेख साहब की बातों से, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस
between anti-state and anti-government. Anti-government is democracy, anti-state is treason. ये लोग जब ये उसको यही नहीं पता और वो कहते सर आए हम आपको हलवा खिलाएंगे, चाय पिएंगे, बातें करेंगे. Nonsense. They cannot be. You cannot use your discretion. They are talking nonsense. They are against the state and they must be treated. अभी तक उनके खिलाफ कोई charges नहीं press किए गए. Ministry of Interior is found wanting on this score. They must act. And ये TTP का जो छोटा सा फितना आप जिसका जिक्र करें, ये आगे चल के बहुत बड़ा create करेगा. We must act and kill the thing right from the beginning. कर्नल साहब, मैं आपके पास आता हूँ. हमने कैप्टन सफ़ी का एनालिसिस सुना. अब आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन डायरेक्टली. जब से अफगान तालिबान इन पावर आई अफगानिस्तान में, टीटीपी के अटैक्स बढ़ गए हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? आपकी क्या राय है? हाउ डू यू सी दिस? जिस तरह कैप्टन अदीब साहब ने फरमाया कि कोई लिंकेज नहीं है टीटीपी का और अफगान तालिबान का. अफगान तालिबान तो अपने मुल्क से गैरों को निकालने के लिए लड़ रहे थे. जो बाहर से ताकतों ने कब्जा किया हुआ था उनके मुल्क पे, वो उनके लिए वो लड़ रहे थे. जबकि ये जो हैं ये तो अपने आप को यहाँ पे अपने एरिया अपने बांटे हुए हैं इन्होंने, के ये एरिया जो है ये फलाने इसका मतलब मलकों को कत्ल करके इन्होंने अपने अपने एरिया बांट लिए थे. ये तो पाकिस्तान आर्मी ने और आर्म फोर्सेस ने बड़ा काम किया, जो इनको यहाँ से मार मार के इनकी जो ताकत है वो बिल्कुल इनको न्यूट्रलाइज कर दिया. अभी तो ये चले हुए कारतूस हैं. बिल्कुल ये बिल्कुल इनमें जो आखिरी दाम खाम है वो निकल रहा है. उनकी ये उम्मीदें जरूर होंगी कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो शायद हमें कोई वो दे देंगे. मेरा नहीं ख्याल कि जितना शेल्टर इनको अशरफ गनी गवर्नमेंट ने दिया कि यहाँ से ये अटैक करके अफगानिस्तान में चले जाते थे, अफगानिस्तान में इंडियंस उनको ट्रेनिंग कराते थे अपने कैंप्स में और वहां से वो फिर आके यहाँ पे अटैक करते थे. इस तरह का एटमॉस्फेयर इनको अभी अफगानिस्तान में मिलना नामुमकिन है. अभी मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान में इस तरह के हालात अभी हैं कि ये वहां जाके अपना ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे. ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे तो कौन इनको ट्रेनिंग देगा? इंडियंस तो वहां पे है नहीं. इंडियंस तो चले गए जिनसे ये ट्रेनिंग ले रहे थे. तो ना वो यहाँ से इधर से कोई अटैक करके या कोई कार्रवाई करके अफगानिस्तान में जब भाग के जाएंगे तो वहां पे भी वो इतना इनको वेलकम नहीं करेंगे जितना अशरफ गनी गवर्नमेंट ने उनको वेलकम किया. तो इसलिए इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा होगी इनके लिए. जो टीटीपी हैं, टीटीपी को कभी ऑन नहीं किया तालिबान ने, अभी भी और पहले भी कभी उन्होंने ऑन नहीं किया कि टीटीपी जो है ये टीटीपी उनका. ये जब मुल्ला उमर भी थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि टीटीपी के पास कोई राइट नहीं है कि वो पाकिस्तान में मुंतखब गवर्नमेंट के खिलाफ जद्दोजहद करे. तो जब उन्होंने ये कह दिया तो इसका मतलब है उन्होंने बिल्कुल डिफाइन, तालिबान की जो सोच है वो बिल्कुल डिफाइन है कि टीटीपी का उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कुछ भी. जी कैप्टन सफ़ी, व्हाट डू यू थिंक कि अफगान तालिबान को फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ मिलके कि वो हमारी ट्रस्ट भी और गेन करें, और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या कर सकता है टू curtail them या demolish their power structure if there is any? देखिए बड़ी सिंपल सी बात मैं पहले ही कह चुका हूँ. Within our boundaries we are fully empowered to do anything we feel like. हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और एजेंसीज बेस ऑपरेशंस करने चाहिए. इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करें विदाउट फियर ऑफ फेवर, विदाउट एनी एक्सेप्शंस जो एंटी स्टेट चीजों में इन्वॉल्व है. मगर इसमें अफगान तालिबान हमारी मदद किस तरह कर सकते हैं ताकि हमारी वो ट्रस्ट मजीद गेन करे ना? ओके अफगान तालिबान ने ऑलरेडी आपको ये ब्रैकेट दे दिया है कि जी हमारे सरजमीन से कोई एक्सपोर्ट नहीं होगी टेररिज्म. दे हैव गिवन यू द गारंटी. तो इससे बड़ी और सपोर्ट क्या चाहिए? अगर वहां पर कोई है दे विल लुक आफ्टर देयर साइड. हमारे जो इस वक्त हमारा मसला वहां वाले नहीं है. हमारा मसला जो अंदर बैठे हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करें. देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस इनके खिलाफ. व्हाई इज द एजेंसी क्वाइट? व्हाई इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्वाइट? दे हैव सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट देम. इनके खिलाफ कार्रवाई करें. वी हैव टू डू आवर जॉब. वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे. उन्होंने जो करना था वो कर दिया आपके लिए. Thank you so much, Captain Adeep Safi, for being on Zain Khan Live and discussing this important topic. आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. Thank you very much. Always a pleasure. Thank you so much, Colonel Ashfaq Minhas. आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला on Zain Khan Live. बहुत शुक्रिया जैन, थैंक यू.
जी, ये थे कैप्टन नदीफ सफ़ी, पाकिस्तान के सीनियर जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट, जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची। और हमारे जो दूसरे गेस्ट कर्नल अशफाक मिन्हास, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड आल्सो एन एक्सपर्ट ऑन बलूचिस्तान फॉर टैक्टिकल टॉक नेटवर्क। इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया अफगानिस्तान का फ्यूचर और उसके जियोपॉलिटिकल implications. Until next episode of Zain Khan Live, keep on watching Zain Khan Live. This is Zain Khan. Assalamu alaikum.